Hello students, welcome to math classes. Today we start chapter 14 statistics for standard 10th. So let's start. First is introduction. तो फर्स्ट तो ये समझ लेता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स. तो स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो किसके बारे में स्टडी है? कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. डेटा का कलेक्शन करना, फिर उसको एनालिस करना, उसको प्रेजेंट करना और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, यही क्या है? स्टेटिस्टिक्स है. तो हम डेटा को किस तरह से प्रेजेंटेट करते हैं? तो 9th के अंदर ऑलरेडी हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया है और लोअर स्टैंडर्ड से भी स्टेटिस्टिक्स के बारे में कुछ पढ़ते आ रहे हैं. तो हम प्रेजेंट किस तरह से लोअर स्टैंडर्ड में करते थे? तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो डेटा का किस तरह से प्रेजेंटेशन करते थे? तो दो तरह से प्रेजेंटेशन करते थे. फर्स्ट था ग्राफ. ग्राफ की मदद से हम रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि हमने आगे पढ़ा पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम. ओके, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो फर्स्ट हम ग्राफ की मदद से करते थे, जिसके अंदर मैंने जो अभी बताया, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और सेकंड था सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ. ओके, तो सेकंड था सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसके अंदर क्या क्या आता था? मीन, मोड. ओके, जिसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता था? मीन, मोड और मीडियन. तो नए स्टैंडर्ड के अंदर हमने ग्राफ, मीन, मोड और मीडियन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली है. ग्राफ के बारे में तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, डबल बार ग्राफ, ये सारा हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. और जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजरमेंट थे, जो मीन, मोड और मीडियन, उसके बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी. लेकिन सारी जो इंफॉर्मेशन पढ़ी थी वो हमने कौन सी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी? अनग्रुप डेटा के बारे में. अब हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे. तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है? कि जब इंफॉर्मेशन अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या होता है? कि जब इंफॉर्मेशन बहुत स्मॉल दी हो या बहुत कम दी गई हो, बहुत इंफॉर्मेशन कम है जिसको हम आसानी से एनालिस कर सके. ओके, उसको ही हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं. जैसे कि सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई हो. अनग्रुप डेटा के अंदर क्या होगा? सिंपल इंफॉर्मेशन. सपोज कि हमने ऐसा बताया कि मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं कि स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स. तो सपोज वो इंफॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है. 10 स्टूडेंट, हम आराम से वो 10 स्टूडेंट का हम प्लस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम मीन फाइंड आउट करते थे तो हम उसका मीन किस तरह से फाइंड आउट करते थे? कि मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका हम सम कर लेते थे और उसको टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते थे. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी है? कम इंफॉर्मेशन. कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अगर हम प्लस कर दें और उसको 10 से डिवाइड कर देते तो हमें आसानी से मीन मिल जाता था. मतलब वो सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई थी, मतलब स्मॉल इंफॉर्मेशन थी, ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी. इसलिए हम अनग्रुप डेटा का यूज़ वहाँ पे, उसको ही हम क्या बोलते थे? अनग्रुप डेटा बोलते थे. ओके, तो हमने नए स्टैंडर्ड के अंदर अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा और मीन, मोड और मीडियन के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है. ग्रुप डेटा, जो ग्रुप डेटा होता है उसके अंदर क्या होगा? इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी. ओके, जिसको हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, मतलब क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लाएंगे.
ओके, तो हम जो 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं वो सारा ग्रुप डेटा के बारे में है। ओके, तो पहला हमारा है मीन। तो आज हम जो भी करेंगे वो मीन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर हम मोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। सबके लिए मैं अलग से वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा और सबका अच्छी तरह से इसके अंदर कौन सी मेथड का यूज़ होगा, किस तरह से वो सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन, उसके लिए मैं अलग से आपको सेपरेटली वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज हम फर्स्ट यहाँ पे मीन के बारे में सीखेंगे कि मीन क्या है। मीन को हम क्या बोलते थे, एक्स बार भी बोलते थे। ओके, तो जो 10th स्टैंडर्ड में मीन हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जैक्ट उसके लिए हमें 3 मेथड दी गई है। ओके, तो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर मीन किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। ओके, तो ये जो हमारी डायरेक्ट मेथड है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसी तरह से हम करते थे कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यही डायरेक्ट मेथड है जो जिसके अंदर अनग्रुप डेटा का यूज होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन सा डेटा होगा, अनग्रुप डेटा, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन कैसे दी गई होगी, ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई नहीं होगी। ओके, सेकंड हमारा आता है एज्यूम मीन डेटा, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मेथड, तो एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारा एक्स बार किस तरह से मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला का यूज हम एज्यूम मीन मेथड के लिए करेंगे। किस तरह से होगा वो एग्जाम्पल के साथ हम आगे लर्न करेंगे। उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड जिसकी फॉर्मूला हो जाएगी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, तो पहले तो हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि कुछ ये सारे फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए। जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि क्लास मार्क, क्लास लेंथ। ओके, ये सारे टर्म्स हमें फाइंड आउट मतलब कि पहले सीख लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम ये मेथड का यूज कर पाएंगे। तो पहले टर्म्स समझ लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट है क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जो मैंने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बता दिया है कि अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, सपोज के 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 to 30, ये सारे क्या है, क्लास मार्क है। सॉरी, ये क्या है, क्लास इंटरवल है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप में हमें बताया गया है, ग्रुप जो भी डेटा ग्रुप डेटा होगा उसको हमें इस तरह से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो गया, पहले तो ये बता देता हूँ कि ये क्लास इंटरवल है। तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है कि 0 से 10 आ गया, फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे सेकंड क्लास के अंदर 10 यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये कैसा है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। अगर सपोज हमें इस तरह से दिया गया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो ये नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। ओके, तो यहाँ पे क्लास मार्क किस तरह से फाइंड आउट होगी, और क्लास मार्क को हम यहाँ पे एक्सआई बोलेंगे। क्लास मार्क को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सआई बोलेंगे। तो क्लास मार्क किस तरह से फाइंड आउट होगी, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जो भी क्लास की क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करनी है, सपोज ये फर्स्ट क्लास है तो इसकी अगर हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करनी है तो उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी होती है। तो ये जो फर्स्ट है वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। ओके, और ये जो हमारा सेकंड दिया गया है तो इसके अंदर ये हमारी कौन सी बन जाएगी, अपर लिमिट। ओके, कंटिन्यूअस जो क्लास इंटरवल होता है उसके अंदर जो अपर लिमिट होती है वो सेकंड क्लास के लिए कौन सी बन जाएगी, लोअर लिमिट बन जाएगी। उसके बाद ये 20 जो है उसकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट बन जाएगी।
ओके, इस तरह से ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो यहाँ पे अगर सपोज ये फर्स्ट 0 to 10 का, हमें 0 to 10 का अगर क्लास मार्क फाइंड आउट करना है तो किस तरह से होगा, तो अपर लिमिट मतलब यहाँ पे 10 प्लस लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 0 मतलब 10 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ की 0 से 10 की क्लास मार्क xi क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। उसी तरह से सपोज यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस क्लास दिए गए हैं तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी डिवाइड बाई 2, तो 11 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। तो इस तरह से हमें क्लास मार्क मिलती रहेगी। अब सेकंड आता है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ, क्लास लेंथ में क्या होगा, क्लास लेंथ को हम यहाँ पे h या तो c से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने c लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्लास लेंथ की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे हम h भी दिया जाएगा, अगर h है तो भी वो क्या हो जाएगा, क्लास लेंथ ही उसको समझना है। ओके, तो क्लास लेंथ क्या हो जाएगी, तो सपोज यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा ये कंटिन्यूस क्लास है, यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस क्लास यहाँ से दे, तो यहाँ पे क्लास लेंथ कितनी है, तो 0 से 10 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास के अंदर हमें क्लास लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करनी है और नॉन कंटिन्यूस के अंदर किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना कि यहाँ से 0 से, अगर 0 से हमें यहाँ से कितने यहाँ काउंट करेंगे, 9 तक काउंट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो यहाँ पे गिना जाएगा नहीं, क्योंकि 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम 0 से 9 तक ही काउंट करेंगे, तो 1 से 9 मतलब 9 हो गए, और ये 0 मतलब यहाँ पे क्लास लेंथ कितनी आ गई, 10 है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो नॉन कंटिन्यूस क्लास है, यहाँ से 10 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 से 10 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें क्लास लेंथ फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे अगर 10 से 20 है, ये कंटिन्यूस क्लास में आ रहा है, तो यहाँ पे 10 से 90 तक ही हम काउंट होगा यहाँ पे कंटिन्यूस में, और यहाँ पे 11 से 20 तक नॉन कंटिन्यूस में। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्लास लेंथ, क्लास मार्क, ये सभी का यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में करना है। आगे हम सब मेथड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके अंदर तीनों मेथड का यूज करेंगे। अगर हम कोई भी मेथड करेंगे तो तीनों मेथड में हमें जो x बार मिलेगा वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आएगा। मतलब कि सपोज हमें कोई एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो अगर वो मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड करूँ, एज्यूम मीन मेथड करूँ, या तो स्टेप डिविएशन मेथड करूँ, कोई भी तीनों में से कोई भी एक मेथड करूँ, वो तीनों का आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर देख लेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। ओके, दूसरा ये स्टेप डिविएशन मेथड को दूसरा एक नाम दिया गया है शॉर्ट मेथड, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट मेथड भी बोलेंगे। ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी नाम लिखा होता है कि शॉर्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करो। ओके, फाइंड मीन बाय शॉर्ट मेथड, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे हम एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करते, तीनों मेथड का सॉल्यूशन लाते। तो आगे मेरे पास एक सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम मीन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम किसके लिए ये सारी मेथड करेंगे, मीन के लिए। तो यही हमें एक्सरसाइज जो 14.1 हमें दी गई है, उसके अंदर सारे हमें यही कॉन्सेप्ट दिए गए, मीन ही फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे। तो क्लास हमें यहाँ पे क्या दिया गया होगा एग्जाम में या क्वेश्चन में, क्या दिया गया होगा, हमें क्लास दिया गया होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F5। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F5 बोलेंगे। तो क्लास हमें दिए गए, यहाँ पे क्लास कौन से दिए गए, 0 to 10, 10 to 20, मतलब कंटिन्यूस क्लास दिए गए हमारे पास। यहाँ पे F5 है, तो फर्स्ट ये काम करना है कि F5 जो भी दी गई है उसका पहले टोटल कर दो। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसको ही हम n बोल सकते हैं, या तो इसको बोलेंगे सिग्मा F5। ओके, या तो हम n बोलेंगे या तो सिग्मा F5 बोलेंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम,
सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम। और सम किसका, तो एफ आई का। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई। तो ये 10, या तो आप एन भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मीन, तो फर्स्ट मीन किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, और डायरेक्ट मेथड कब करनी है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मेथड कब यूज होगी। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, यही हमारी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें कौन सी कॉलम बनानी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा स्टैटिस्टिक्स का, इसके अंदर हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें दी होगी। तो हमें ये क्लास और फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पे जो भी फॉर्मूला में जो भी आ रहा है उसको हमें यहाँ पे पहले कॉलम लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एक्स आई की कॉलम, एफ आई की कॉलम और एक्स आई की कॉलम का मल्टीप्लाई और उसका सम, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एफ आई है, एक्स आई नहीं है। ओके, तो पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, एक्स आई लाना पड़ेगा। तो एक्स आई का मतलब मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क होता है। और क्लास मार्क किस तरह से फाइंड आउट होती है वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि क्लास मार्क किस तरह से होगी, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 10 डिवाइड बाय 0, इसका मतलब 10 प्लस 0 मतलब 10, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 हो जाएगी। किस तरह से मिला हमें क्लास मार्क, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही हमारी फॉर्मूला थी। तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो यही हमारा एक्स आई, फर्स्ट क्लास का एक्स आई मिल गया। तो सभी के लिए हमें ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज क्लास लेंथ सबकी इक्वल क्लास लेंथ आ रही है तो सबके लिए हमें अलग से ये सब क्लास के लिए अलग से एक्स आई फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सपोज के यहाँ पे क्लास लेंथ सबकी कितनी आ रही है, देखने से ही पता चल जाता है कि सबकी क्लास लेंथ 10 आ रही है। तो हम फर्स्ट की क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर ये जो क्लास लेंथ कितनी आ रही है, 10 आ रही है क्लास लेंथ, सबकी क्लास लेंथ कितनी है, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो हम यहाँ पे 10 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सेकंड के लिए ऐड हो जाएगा 10, तो 15 हो जाएगा। वापस से 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। वापस से 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वापस से 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें सब क्लास के लिए एक्स आई मिल जाएगी। देखो हम चेक भी कर लेते हैं कि अपर लिमिट 20 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आ गया। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 25 आ गया। 40 प्लस 30 70 डिवाइड बाई 2 35 आ गया। 50 प्लस 40 90, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आ गया। तो इस तरह से भी हम एक्स आई फाइंड आउट होगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। तो ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है उन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो एफ आई एक्स आई किस तरह से मिलेगा, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 25 3 जा 75 हो जाएगा। ये 15 और 1 मतलब 105 हो जाएगा। और ये 45 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 45 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, जो एफ आई एक्स आई मिली है उसका हमें सम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम मिली हुई है एफ आई एक्स आई का, इन सबका क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो ये 80 और 30 110 हो जाएगा, 110 और ये 100 210 15 20 और 40 तो 260। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एफ आई एक्स आई 260 हो जाएगा। तो हमें अब क्या मिल गया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गई। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गई। ये जो टोटल मिला हमें उसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई।
तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया, एन भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना मिला 260 डिवाइड बाय एन, एन कितना मिला हुआ है 10, तो 10 रख देंगे। तो हमारे पास एक्स बार कितना होगा, तो ये कट हो गया, तो हमारे पास एक्स बार कितना आ गया 26। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से भी ये एक्स बार मीन मतलब के मीन हम फाइंड आउट करेंगे। और डायरेक्ट मेथड का कब हम यूज़ करेंगे, तो वैसे तो कोई भी क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है 2 है 3 है 3 है 1 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। ओके अगर सपोज यहाँ पे 1 डिजिट वैल्यू दी गई है, सपोज यहाँ पे 2 डिजिट की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पे भी हमने गलती कर दी और इसका सम करने में कहीं पे गलती कर दी, तो हमारा पूरा मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब डायरेक्ट मेथड का हम कब यूज़ कर पाएंगे, जब हमें वैल्यू स्मॉल दी गई हो, 1 डिजिट की वैल्यू दी गई हो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना दी गई हो, आराम से इसका हम मल्टीप्लाई कर पाए। ओके जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो तभी हमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। ओके वैसे तो कोई भी क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा ही यूज़ करेंगे कि अगर स्मॉल वैल्यू है, कम वैल्यू दी गई है, ओके ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड, इसी के लिए यही क्वेश्चन हम वापस से लिख देते हैं कि क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और हमारे पास एफ आई दी गई है 1 2 3 3 और 1। यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया फर्स्ट के अंदर, सेकंड मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ओके यहाँ पे कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, एज्यूम मीन। तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ओके तो एफ आई तो हमें पता ही है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, और डी आई हमें किस तरह से मिलेगी, तो डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे यही रहेगा फॉर्मूला, डी आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई का फॉर्मूला रहेगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी आई मिल जाएगा। और यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। हमें यहाँ पे ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे ये याद रखना है कि हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, मेथड के हिसाब से हमें यहाँ पे कॉलम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स आई है, मतलब एक्स आई तो हमें चाहिए, एन चाहिए। ओके तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। और पहले ही बात मैंने बता दी है कि पहले हमें क्या करना है, एफ आई का प्लस कर देना है, जो हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो ये तो हमें एन मिल ही गया है, आगे हमने देख लिया था। और एक्स आई भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं कि कौन सी आ गई थी और किस तरह से आई थी। तो 5, 15, 25, 35 ओके और 45 मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये तो हमें पहले ही एज्यूम मीन मेथड करो, डायरेक्ट मेथड करो या स्टेप डिविजन मेथड करो, हमें क्लास दिया गया होगा और एफ आई दी गई होगी, उसके बाद हमें एक्स आई फाइंड आउट करना है। ओके अब एज्यूम मीन के अंदर और क्या होगा, हमारे पास एफ आई है, डी आई नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, डी आई फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे हमें डी आई चाहिए, और डी आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स आई तो है मेरे पास, डी आई है, हमें डी आई फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए, यही हमारी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक्स आई तो है मेरे पास, लेकिन ए नहीं है, तो ए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। और सपोज हम यहाँ से करेंगे, ऑलवेज एक्स आई में से ही एज्यूम हमें करना है। जो ए है वो यहाँ पे हमें एज्यूम कहाँ से करना है, एक्स आई में से करना है। तो यहाँ पे से एक्स आई में से कौन सा एज्यूम करेंगे,
तो जितना हो सके उतना बिटवीन मतलब के बीच में आता हो ऐसा ही हमें करना है जितना हो सके। ओके, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो मैं ये थर्ड नंबर का है उसी को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और यहाँ पे आप बताओगे इसको ब्रैकेट करके ए बता दो तो भी अच्छा है कि ये ही हमारा ए है। ओके, अगर यहाँ पे ये तो ऑड नंबर था इसलिए आसानी से हमें ये 20 का नंबर मिल गया। अगर इवन नंबर है तो सपोज यहाँ पे अगर एक और नंबर आ जाता तो ये 6 ऑब्जर्वेशन हो जाते। अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो थर्ड और फोर्थ दोनों मिडल में आएंगे। तो मिडल में से थर्ड या फोर्थ दोनों में से कोई आप एक को ले लो तो भी आपका आंसर कोई गलत होगा नहीं। आप थर्ड को लोगे तो भी आंसर सही आएगा, आप फोर्थ को लोगे तो भी आंसर सही आएगा। तो XI में से कोई भी आप मीन आप सपोज कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना मिडल में आए वही हमें लेना है, तो आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, XI में से ही ए माइनस करना है। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ए में से XI माइनस हो जाती है, इसकी वजह से सारा आंसर गलत हो जाता है। हमें पहले XI में से ही ए माइनस करना है। सपोज के फर्स्ट के लिए करते हैं तो ये फर्स्ट हमारी XI हुई 5, हमारी कौन सी XI है 5, और 5 माइनस ए मतलब यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे ए कौन सा है 25। तो यहाँ पे ए की जगह पे आप डायरेक्टली XI माइनस 25 ही लिख पाओगे। तो 5 माइनस 25, तो 5 में से 25 चला गया मतलब कितना बचा -20। ओके, तो यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद 15 में से 25 माइनस करना है मतलब कितना आ जाएगा -10। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 25, अब XI कौन सी आ गई 25 आ गई। तो 25 में से वापस से 25 माइनस करना है, कितना बचेगा 0। ओके, उसके बाद 35 में से अब XI हमारी कौन सी है 35। अब 35 में से हम क्या माइनस करेंगे 25, तो हमारा आंसर कितना रहेगा 10। तो ये हमारा आंसर कितना रहेगा 10। लेकिन यहाँ पे कौन सा 10 आएगा, ये 35 बड़ा है इसलिए ये प्लस में आंसर आएगा। 45 में से 25 मतलब कितना आंसर आ जाएगा 20। तो यही हमारा क्या हो जाएगा DI मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कौन सी मिल गई DI मिल गई। अब आगे हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें यहाँ पे DI भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए FI/DI चाहिए। तो FI/DI का मतलब होता है जो FI दी गई है उसके साथ DI का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा FI/DI। ओके, तो FI मतलब यहाँ पे 1 और ये -20, तो हमारा आंसर कितना रहेगा -20, क्योंकि 21 जा 20 और प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20, लेकिन कौन सा आएगा -20। ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0 आंसर आएगा। दूसरा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 21 जा 20, तो ये हो जाएगा 20। अब हमें क्या चाहिए सम ऑफ FI/DI। तो सम हमें चाहिए, तो जो FI/DI है उसका हम क्या करेंगे सम करेंगे। लेकिन सम किस तरह से करना है, अभी तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल वैल्यू दी गई है, मतलब यहाँ पे क्लास ज़्यादा नहीं है, 5 क्लास थे। अगर हमें ज़्यादा दिए गए होंगे तो उसके अंदर हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ माइनस की 2 ही वैल्यू दी गई, यहाँ पे भी 2 वैल्यू है प्लस की, इसलिए आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट आप सम करोगे। लेकिन जब भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई हो, क्लास इंटरवल ज़्यादा हो, ओके, तब हमें क्या करना है फर्स्ट हमें माइनस का प्लस कर देना है। तो सपोज यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा -40 हो गया, 20 20 40। और उसके बाद जो प्लस प्लस है मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका प्लस कर दो। तो यहाँ पे कितना है 50 हो गया, 30 + 20। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं कि 50 में से 40 चला गया मतलब कितना बचेगा 10 बचेगा। ओके, और यहाँ पे वैल्यू भी कौन सी होगी पॉजिटिव होगी क्योंकि 50 बड़ा है। तो यहाँ पे जो ये 10 आ गया यही हमारा क्या हो जाएगा FI सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI हमें कितना मिल गया 10 मिल गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है x बार = a + सिग्मा FI/DI/n। तो a हमने क्या सपोज किया था 25, ये लिखने में बहुत ध्यान रखना है, प्लस सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI हमें क्या मिला यहाँ पे 10।
और यहाँ पे n ऑलरेडी हमारे पास कितना है 10 है, तो ये x बार हमें कितना मिल जाएगा, ये 25 हुआ, ये प्लस और ये तो चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, मतलब कितना बचेगा 1 तो बचेगा। ये गलती नहीं करनी है, कई बार स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी वैल्यू में 0 रख देते हैं तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे ये कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे 25 + 1 मतलब कितना हो जाएगा आंसर 26। देखो हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन फाइंड आउट किया था तो भी 26 आया, यही क्वेश्चन लिया गया है और हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 26 ही आ रहा है। अब हम स्टेप डिविएशन मेथड शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे तो भी हमारा आंसर कौन सा आएगा 26 ही आएगा। तो इस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड करके हम x बार फाइंड आउट कर पाएंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अगर सपोज FID है, यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस की साइन आई, लेकिन यहाँ पे अगर ये नेगेटिव वैल्यू कई बार क्या होगी बड़ी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू स्मॉल होगी, तो यहाँ पे आंसर माइनस में भी आ सकता है, तो ये जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कई बार कि माइनस हो तो यहाँ पे माइनस प्लस का हमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, आगे हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे और शॉर्ट मेथड के लिए भी यही क्वेश्चन का यूज करेंगे। तो आगे हमारे पास है स्टेप डिवीजन मेथड शॉर्ट मेथड, तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, जो आगे हमने किया हुआ है वही क्वेश्चन है। तो हमें क्लास और FI दी होगी, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट XI फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि x बार की फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे हमें किस तरह से FI मिलेगा, तो a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c लिखो या तो h लिखो, जो भी लिखना हो, c लिखो या तो s लिखो, दोनों को हम क्या बोलेंगे क्लास लेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा FI UI, तो UI हमें किस तरह से मिलेगी, तो यहाँ पे UI पहले तो ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि ए को क्या बोलते हैं एज्यूम मीन बोलते हैं, FI फ्रीक्वेंसी है, UI अब UI यहाँ पे हमें किस तरह से मिलेगी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है XI माइनस A अपॉन C। तो यहाँ पर DI हम जो फाइंड आउट करते थे कि XI माइनस A मतलब DI मिलता था, उसको अगर हम क्लास लेंथ से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी UI मिल जाएगी। तो डायरेक्टली हमें DI VI कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे UI = XI माइनस A अपॉन C। XI माइनस A को C से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर UI मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, UI फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो UI की यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे कि XI माइनस A अपॉन C। तो यहाँ पे जिस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड के अंदर जो A हम एज्यूम करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 25 को A मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे XI माइनस A, तो यहाँ पे 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बता देता हूँ कि 5 माइनस 25 डिवाइड बाय XI माइनस A। तो XI हमारी 5 है, A हमारा 25 है और C, तो C हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि C हमारा कितना है, क्लास लेंथ हमारी कितनी है, तो 0 to 10, 10 to 20 मतलब 10 आ रहा है गैप। ये जो क्लास के अंदर जो गैप बता रहा है 0 से 10 की कितनी गैप है, 10 से 20 की कितनी गैप है, वो क्लास लेंथ होती है। तो क्लास लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी है 10 है। तो यहाँ पे हमारी UI कितनी मिलेगी, ये 25 में से 5 चला गया मतलब -20 बचा और डिवाइड बाय 10, तो ये कट हो गया, तो ये कितना बचेगा -2। तो हमारा फर्स्ट का आंसर यहाँ पे कितना जाएगा -2। उसी तरह से सेकंड का फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 -1, ये 0 1 और 2। तो ये किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूला वही है, तो आप चेक भी करोगे। देखो 15 में से 25 चला गया मतलब यहाँ पे -10 बचा, -10 डिवाइड बाय 10 कट हो गया तो -1 बचा, तो ये -1 आ गया। अब 25 में से 25 चला गया मतलब 0 बचा, 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0 ही आंसर आने वाला है। 35 में से 25 चला गया क्योंकि XI में से ही A माइनस कर रहे हैं, तो 35 में से A माइनस हुआ मतलब कितना यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा, C से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके, 10 डिवाइड बाय 10 तो हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसी तरह से हमें ये 1 आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से 45 में से 25 मिले 25 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
लेकिन ये सारी कैलकुलेशन अगर नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, जब UI फाइंड आउट करना हो तब हमें आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे भी A फाइंड आउट हुआ है हमारा, उसके आगे 0 लिख दो। जहाँ पे भी A हमने एज्यूम किया हुआ है वहाँ पे 0 लिख दो UI के अंदर, और उसके बाद ऊपर के साइड पे -1 -2 और आगे 3 है 4 है तो -3 -4, और नीचे के साइड पे हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 0 से 1 2 इस तरह से हम वैल्यू लिख देंगे, तो आसानी से हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार ऐसा ही होता होगा कि यही वैल्यू आती होगी। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ क्या करना है, एज्यूम मीन के आगे हमें 0 लिख देना है, उसके ऊपर के साइड पे अप साइड पे क्या लिखना है, -1 -2। कई बार स्टूडेंट क्या लिखते थे, यहाँ से -1 -2 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर के साइड पे जाना है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से जाना है, और यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से लिखनी है। ओके, तो ये ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ पे हमें अब आगे क्या चाहिए, FI UI चाहिए। तो FI UI किस तरह से मिलेगा, तो ये हमारी FI मल्टीप्लाई बाय UI, ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट XI और UI का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। तो FI और UI का ही मल्टीप्लाई करना है। तो FI और UI का मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 बन जाए 2 मतलब -2, ये 2 बन जाए 2 मतलब वापस से -2, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 हो जाएगा, और ये 3 बन जा 3 और ये 2 बन जा 2। देखो हमारी आंसर मतलब कितनी वैल्यू स्मॉल हो गई कि आराम से हम इसका प्लस माइनस ओरली भी कर सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है। तो ये 2 2 तो -4 आ गया। वापस से मैं यही बोलूँगा कि पहले माइनस माइनस का प्लस कर दो, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू का प्लस कर दो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दो। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना रहेगा, +1, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है। तो यहाँ पे ये हमारा मिल गया सिग्मा FI UI, तो ये हमारा सिग्मा FI UI आ गया 1। तो इसी तरह से पहले ये कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद जो आएगा वो इसके अंदर जो हमारी फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा x बार किस तरह से मिलेगा, तो A हमने एज्यूम किया था 25, देन उसके बाद हमें सिग्मा FI UI कितनी मिली हुई है, 1 मिली हुई है। n हमारा कहाँ से मिल जाएगा, ये जो FI का प्लस होता है वही हमारा n होता है। कई बार सिग्मा FI लिखा होगा तो भी उसको हमें क्या मानना है, n ही मानना है। तो ये हमारा n कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय C मतलब 10। आगे हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25, ये 10 बन जा 10 डिवाइड बाय वापस से क्या आ जाएगा 10, तो ये कट हो गया। तो 25 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा मतलब कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो वापस से लिख दो, देख लो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। तो तीनों मेथड से आप कोई भी मेथड करोगे, मतलब आप डायरेक्ट मेथड करो, मतलब क्वेश्चन वही है। अगर डिफरेंट क्वेश्चन हो गए तो एक जैसे आंसर नहीं आएंगे, क्वेश्चन वही है। मैंने डायरेक्ट मेथड किया तो भी 26 आया, एज्यूम मीन मेथड किया तो भी यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आया, 26 आया, और मैंने यहाँ पे स्टेप डिविजन मेथड किया तो भी मेरा आंसर कौन सा आ रहा है, 26 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम तीनों मेथड का यूज़ करके हम मीन फाइंड आउट करेंगे, और ये इसी तीनों मेथड का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 14.1 भी सॉल्व करनी है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा जो तीनों मेथड है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।